नमस्कार साथियों, अगर आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मानकर चलूँगा कि आप सभी आश्वस्त हैं कि आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 में आपका प्रदर्शन बेहतर रहा है और आप ऐसे स्तर पर हैं जहां से आप मुख्य परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले हैं, मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 को उत्तीर्ण करने वाले 1810 अभ्यर्थी कौन होंगे। हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो क्या तरीका है जिसके माध्यम से मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त किए जा सकते हैं अन्य छात्रों की अपेक्षा। तो इसके लिए आवश्यक है अंडरस्टैंडिंग विकसित करना, अर्थात समझ विकसित करना। दोस्तों, ये जो अंडरस्टैंडिंग शब्द है ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में, किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी कार्य में अगर हमको सफल होना है, ठीक है, तो ये जो सफलता है ये सफलता हमेशा आती है आपकी समझ की वजह से। अगर आप उस कार्य को बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है, आप उसके सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से विचार कर चुके हैं और उसके जो छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनसे उस कार्य को बेहतर तरीके से किया जा सकता है उसके प्रति समझ विकसित कर ली है, तभी जा कर के हमें उसमें पूर्ण सफलता मिलती है। ये जो समझ है ये हमेशा विकसित होती है अनुभव से, ठीक है। अब ये अनुभव दो तरह का हो सकता है, या तो ये आपका अनुभव हो सकता है, ठीक है, या ये औरों का अनुभव हो सकता है। अर्थात अपना अनुभव मतलब आप खुद किसी कार्य को करें, करने के बाद में उस कार्य में असफल हुए और असफल होने के बाद आप ये समझें कि किन गलतियों की वजह से आप असफल हुए, उन्हें ना दोहराते हुए, उनको रिमूव करते हुए उन तरीकों का प्रयोग करना जिनसे सफलता मिल सकती है। ये स्वयं का अनुभव हो सकता है। औरों का अनुभव की अगर हम बात करें तो औरों का अनुभव दोनों प्रकार के लोगों का है, जिन्होंने सफलता प्राप्त की है उनका भी और जो असफल हुए हैं उनका भी। तो सफल और असफल दोनों तरह के लोगों से हम अनुभव ले सकते हैं। इनमें कुछ लोग जो सफल हुए हैं वो आपको इतना ज़्यादा समय नहीं दे सकते, लेकिन जो असफल लोग हैं चूंकि वो ये जानते हैं कि उनकी असफलता किन कारणों से हुई, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ दे सकते हैं। खैर, अंडरस्टैंडिंग की बात है तो सबसे पहले आप ये समझें कि मैं कौन हूँ जो आपको इस बारे में इतना ज्ञान दे रहा हूँ। तो मेरा नाम है घनश्याम शर्मा, ठीक है। तो हमारी ये पूरी सीरीज़ है और इस सीरीज़ की शुरुआत में अपने परिचय से कर देता हूँ। मेरा नाम घनश्याम शर्मा है और मैं आरएएस अर्थात राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव परीक्षा से वर्ष 2016 की परीक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। 2016, 2018 और 2021 ये 3 परीक्षाएं मैंने दी है और 2023 में भी मैं अभी अपीयर हुआ हूँ। 2016 की परीक्षा में मैंने मुख्य परीक्षा में 320 अंक प्राप्त किए और लगभग 7 नंबर के अंतराल से मैं इंटरव्यू देने से रहा। 2018 में मैंने अपने स्कोर में कुछ सुधार किया और मैंने 365 अंक आपके मुख्य परीक्षा में, जबकि 427.75 अंक आपके इंटरव्यू में फाइनली प्राप्त किए और 733 रैंक मुझे मिली। हालांकि मुझे किसी तरह की कोई सर्विसेज में अलॉट नहीं हुई, लगभग 1.25 नंबर से मैं यहाँ पर पोस्टिंग से रह गया। इसके बाद में बात करें 2021 की, तो 2021 में जो आपकी 314 कट ऑफ थी वो मैं सक्सेसफुली क्लियर कर चुका हूँ और अभी इंतजार कर रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो मेरे पास में एक लंबा चौड़ा अनुभव है पिछले 7 वर्षों का, और ये 7 वर्षों का जो मेरा अनुभव है उसको मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। शेयर करने का जो कारण है 2 हो सकते हैं। मोटिव जो है वो क्या है वो भी आप समझ लीजिए। या तो मोटिव हो सकता है आर्थिक, कि हम अपना कोई भी ज्ञान किसी दूसरे को तभी देंगे जब हमको उससे कोई अर्थ की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो। या फिर ये एक और हो सकता है जिसको बोलते हैं हम लेगेसी, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर अपनी लेगेसी बनाना चाहता है, मतलब अपनी विरासत किसी चीज को बनाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने अनुभव को बांटता है। उदाहरण के लिए जो संगीतकार होते हैं वे अपने घरानों का विकास करते हैं। अब हो सकता है कि उनके द्वारा सिखाया गया जो उनका शिष्य हो वो उनसे भी बेहतर संगीतज्ञ बन जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिखाना बंद कर देंगे। वो फिर भी सिखाएंगे क्योंकि उन्हें अपनी विरासत छोड़नी है। और मेरा जो प्राइमरी मोटिव है वो है अपनी लेगेसी विकसित करना, और इसीलिए मैं अपना जो कुछ अनुभव है वो यूट्यूब पर
इस सीरीज के माध्यम से आप सभी को बांटने की कोशिश करूंगा जो प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। अब समझ विकसित करने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा और ये समय इन कक्षाओं के माध्यम से होगा। आप अपने जो 24 घंटे का पूरा शेड्यूल है उनमें से अगर 15 से 20 मिनट इस कक्षा के लिए दे रहे हैं तो यकीन मानिए आपको यहाँ से बेहतर गाइडेंस भी मिलने वाला है और आप सही राह पकड़ के अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो मैंने अपना मोटिव आपको बता दिया है। निश्चित रूप से आर्थिक मोटिव भी हैं क्योंकि आजीविका के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन लेगेसी ये पहला मोटिव है मेरा जिसके लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। आर्थिक मोटिव यहाँ पर दूसरे स्तर पर आ जाते हैं। इसी वजह से मैंने कई मौके होने के बावजूद किसी बड़े कोचिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है और अभी तक अपने ही प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहा हूँ। चलिए, तो समझ की हम बात कर रहे थे और निश्चित रूप से मैं आपको इस परीक्षा की समझ विकसित करने में मदद करूंगा। तो अस्पष्टता से जब हम स्पष्टता की ओर जाते हैं, विचार हमारे पास सबके पास हैं। आरएएस परीक्षा को आप सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन वो विचार इतने धुंधले हैं कि वो आपको सही रास्ता बताने में अभी तक इतने मजबूत नहीं हुए। मेरा प्रयास उन्हीं विचारों को मजबूत करने का है। तो शुरुआत हम करते हैं इस परीक्षा की समझ के साथ में। सिलेबस पर डिस्कशन और बाकी चीज़ें सेकेंडरी है। प्राइमरी जो हमारी जो चीज़ है वो है हम पहले इस परीक्षा को समझें कि आखिरकार ये परीक्षा क्या है, और इसकी जानकारी हमको मिलती है परीक्षा के नोटिफिकेशन से। दरअसल परीक्षा के नोटिफिकेशन में एक सेक्शन रखा गया है जिसको बोला जाता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, और ये एक 3 स्तर वाला एग्जाम है जिसमें जो पहला स्तर है उसको कहा जाता है प्रिलिमिनरी एग्जाम या प्रारंभिक परीक्षा। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है ये एक पेपर का एग्जाम है जो पहले 2 पेपर का हुआ करता था, इसमें एक जीके पेपर और एक सब्जेक्टिव था, लेकिन 2016 की परीक्षा से इसको एक पेपर कर दिया गया है जो कुल मिलाकर के 200 अंकों का होता है। आप यहां पर सीधा सीधा देख सकते हैं कि द एग्जामिनेशन इज मीन टू सर्व एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली। तो जो प्रिलिमिनरी परीक्षा आपकी थी वो एक छटाई वाली परीक्षा थी, मतलब एक बहुत बड़े समूह में से उनको कुछ बेहतर छात्रों का चुनाव करना था जिनकी वे आगे चल करके और बेहतर स्तर पर परीक्षा ले सकें। तो आपके ज्ञान के आधार पर आपकी एक स्क्रीनिंग की गई। जो आपने स्नातक स्तर पर बैचलर डिग्री पर जो कुछ पढ़ा था उसके आधार पर आपकी एक छटाई की गई है, और इस छटाई के माध्यम से जो पूल था लगभग 4.5 लाख एग्जाम देने वाले बच्चों का, उसमें से इसको घटा करके मात्र 20,000 पर लाने का प्रयास इसमें किया जाएगा। 905 जो पद हैं इनके लिए 15 गुना बच्चे अगर हम देखें तो लगभग 18,000 से लेकर के और 20,000 के करीब बच्चों को यहाँ पर उत्तीर्ण किया जाएगा। 15 गुना के करीब बच्चों को उत्तीर्ण किया जाता है एक पद के लिए, ठीक है। और जब कट ऑफ जो हर कैटेगरी में अगर बच्चे नहीं आ पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादा छात्रों को उत्तीर्ण किया जाता है। अब आप इस परीक्षा में चाहे 135 अंक प्राप्त करें या आप 85 अंक प्राप्त करें, अगर कट ऑफ 84 मार्क्स हैं तो यहां से आप एक बराबरी की रेखा से वापस से दौड़ लगाने वाले हैं। चाहे आप 135 पर हों या पूरे 200 नंबर भी ले आए तो भी आप अब एक ही स्तर पर खड़े होकर के वापस से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये प्रिलिमिनरी एग्जाम का मोटिव था जो खत्म हो गया। बात आती है रिटन एग्जामिनेशन की। The written examination will consist of the following 4 papers which will be descriptive analytical। विस्तृत विश्लेषण करने वाले पेपर हैं जिसमें न केवल आपको किसी विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी होनी चाहिए बल्कि इसके साथ साथ आप में उस विषय के प्रति सोचने और उपलब्ध जानकारी को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता भी होनी चाहिए। 4 पेपर में से 3 पेपर जनरल स्टडीज के हैं और इनको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये स्नातक के दौरान पढ़े जाने वाले जो विभिन्न विषय हैं उन विषयों पर आधारित है, जबकि पेपर 4 जो है वो आपकी भाषा संबंधी कौशल को जानने के लिए है और ये आपकी सफलता में 25% योगदान देने वाला है। पिछली कुछ परीक्षाओं में ये देखा गया है कि इस पेपर के आधार पर ही कई छात्र आरएएस जैसे पदों को प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं, लेकिन 2021 के पेपर में जो मार्किंग है उसने ट्रेंड को चेंज कर दिया है और इस बार ये देखा गया कि अधिकतर छात्रों को इस पेपर में बहुत ही कम अंक प्राप्त हुए हैं।
जो दिखाता है कि अब आरपीएससी ने इस पेपर पर और अधिक गहराई से और अधिक थोड़ा जटिलता के साथ में चेकिंग करना शुरू कर दिया है। पेपर 1, 2 और 3 ये तीनों जो हैं जहां पर आपके स्नातक लेवल के होंगे, जिसमें आपको छोटे प्रश्नों के माध्यम से, थोड़े बड़े प्रश्नों के माध्यम से और थोड़े बड़े प्रश्नों के माध्यम से उत्तर देने होंगे। वहीं हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो जो 12वीं कक्षा तक आपने हिंदी और इंग्लिश पढ़ी है उसी लेवल के प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाते हैं। इसकी जानकारी आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देख करके आसानी से मिल सकती है। अब यहां पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, उन पर भी मैं बात करूंगा। मैं आपसे पर्सनालिटी टेस्ट की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये हम तब बात करेंगे जब आप मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, ये तब का प्रश्न आता है। अभी के लिए आपको ये देखना है कि जो पेपर हैं ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दे सकते हैं, तो भाषागत कोई बाधा आपके यहाँ पर नहीं है। विशेष करके यूपीएससी में जिस प्रकार से भाषागत बाधा हमको देखने को मिलती है, जहां अधिकांश छात्र जो कि अंग्रेजी माध्यम के हैं उनका सफलता प्रतिशत ज़्यादा होता है। खैर उसका एक दूसरा कारण यह भी है कि अंग्रेजी माध्यम में बेहतर छात्रों का प्रतिशत भी ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो है हैंड राइटिंग, आपका लेखन अगर इजीली लेजिबल नहीं है, मतलब पढ़ने योग्य नहीं है, समझने योग्य नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं जो आप प्राप्त करने वाले थे। तो अगर आप 800 में से 350 अंक प्राप्त करने वाले थे और आपके जो लेखन है वो बहुत गंदा है, तो आपके ये अंक घट करके 330 तक भी जा सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति, जो तीसरी पंक्ति इसमें लिखी है, वो है क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली, इफेक्टिवली एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन combined with due economy of words in all subject of examination। देखिए कितने 4-5 शब्द हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऑर्डरली मतलब आपसे जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है उसका उत्तर देते समय आप क्रम का ध्यान रखते हैं। ये नहीं कि आपने पूंछ आगे लगा दी, सिर पीछे लगा दिया, पैर ऊपर लगा दिया, पेट नीचे लगा दिया। नहीं, आपने हर एक चीज को जिस क्रम में पूछा गया है उसी के अनुरूप उत्तर देने का प्रयास किया है। एग्जैक्ट अर्थात जो पूछा गया है वही उत्तर दिया, अनर्गल किसी प्रकार की कोई बात आपने उसमें ना लिखी हो। ठीक है, और इसके साथ साथ ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चों के मन में ये रहता है कि हम जितना ज्यादा लिखेंगे उतने नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको वर्ड्स का भी इकोनॉमी रखना होगा। अगर आपसे 100 शब्दों में प्रश्न का उत्तर पूछा जा रहा है तो आपको अपना ये उत्तर 100 से 120 शब्दों के भीतर ही पूरा करना होगा। 5 से 10 या 15-20 शब्द ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 150 तक चले जाएं। खैर इसकी गुंजाइश भी इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारा जो पेपर होता है वो पूर्ण रूप से ही प्रिंटेड होता है और उसमें आपको उतना ही स्पेस दिया जाता है जितने में आपको उत्तर देना हो। तो ये है हमारे मुख्य परीक्षा की कुछ समझ जो आपको विकसित करनी है। तो ये अब यहां से आपको ये तो क्लियर हो गया कि जब आप अपनी तैयारी करें मुख्य परीक्षा के लिए तो आप कुछ बातों पर ध्यान रखें कि आपको हर प्रकार के प्रश्न तैयार करने, चाहे वे किसी शब्द की व्याख्या हो या किसी कंसेप्ट जो है उसका विस्तार हो। यहां पर आपके उत्तर मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए। आपको शब्दों की बेहतर समझ होनी चाहिए, विशेषकर प्रश्नों में पूछे जाने वाले जो पुछल्ले शब्द होते हैं, विश्लेषण करना, प्रकाश डालना, विवेचना करना, इन पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, वहां से जाकर के। खैर मैं आगे भी आपको उस बारे में कुछ और जानकारी देता रहूंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेपर्स का क्या सीन है। 4 पेपर्स जो हैं इनको हम जो है 3 यूनिट्स में बांटते हैं। प्रत्येक पेपर को यूनिट 1, 2 एंड 3, और प्रत्येक यूनिट में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, बी और सी। पहले पेपर में पार्ट ए से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि ब्रीफ आंसर वाले होते हैं। 3 से लेकर 4 लाइनों में आपको इनका 20 अंकों तक, 20 शब्दों तक उत्तर देना होता है।
और इसमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए सही पूरा उत्तर देने पर आपको 2 अंक में से मार्क्स जो हैं दिए जाते हैं। इस तरह से ये पूरे 50 मार्क्स कवर करता है, 25% इस पेपर का। ठीक है। पार्ट बी की बात करें तो इसमें 16 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स का है। इसमें आपको लगभग 50 प्रश्नों में उत्तर देना होता है और ये लगभग 80 मार्क्स अर्थात 33% मार्क्स जो हैं आपके कवर करते हैं। वहीं अगर हम बात करें पार्ट सी की, तो पार्ट सी के अंतर्गत कुल 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 10 अंकों का एक प्रश्न होता है। इनकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स के करीब होती है और यहाँ पर आपको 70 मार्क्स जो हैं टोटल यहाँ पर मिलते हैं। तो ये भी लगभग आपका जो है काफ़ी बड़ा एक एरिया कवर यहाँ पर करता है। ठीक है। चलिए, अब यही का यही पैटर्न जो पेपर 1 में है, ये पेपर 3 में भी देखने को मिलता है और इसीलिए आप देखते होंगे कि अक्सर छात्रों के पेपर 1 और 3 के जो मार्क्स हैं वो लगभग समान होते हैं। पेपर 2 में अधिकतर छात्रों को अपेक्षाकृत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप चाहें तो किसी भी छात्र के जो है कॉपीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 और 3 में जो इनका यूनिट 3 है वो थोड़ा सा उन विषयों से जुड़ा होता है जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। अगर आप रिपीटर हैं तो आपने पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आप पहली बार मुख्य परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये थोड़े से दुविधा बन सकते हैं, क्योंकि इनमें जो आपसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो अकाउंटिंग, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, साइकोलॉजी, खेल और व्यवहार जैसे शब्दों से जुड़े होते हैं, इन विषयों से जुड़े होते हैं और इन पर हमें ज़्यादा समझ नहीं होती है। इनसे स्ट्रेट प्रश्न पूछे जाते हैं और इसीलिए इनमें सोचने समझने की गुंजाइश भी थोड़ी कम होती है। इसीलिए इन दोनों पेपर में मार्क्स कम होते हैं। पेपर 2 में अपेक्षाकृत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, क्योंकि यहाँ जो पार्ट सी है वो 100 शब्दों वाले जो आपके प्रश्न हैं वो 50% अंक कवर करता है और ऐसे में इस पोर्शन में से नंबर प्राप्त करने की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए पेपर 2 का महत्व भी बढ़ जाता है। इसके बाद बारी आती है पेपर 4 की। पेपर 4 में पार्ट ए, बी और सी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। पार्ट ए आपका ग्रामेटिकल से जुड़ा होता है, 50 अंक हिंदी और 20 अंक आपके जो है इंग्लिश में। इसी तरह पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में आपकी जो पैसेज, विभिन्न प्रकार के पैसेज और बाकी चीज़ें हैं एक्सप्रेशन से रिलेटेड, उनसे जुड़ा होता है। ठीक है। और पार्ट सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो लेखन कौशल है, आपकी तर्क क्षमता, सोचने की क्षमता, कितना बेहतर आप चीज़ों पर सोच पाते हैं, उनसे ये जुड़ा होता है। ठीक है। तो ये आपके पेपर से स्कीम के संबंध में कुछ बातें हैं जिन पर मैंने आपसे यहाँ पर चर्चा की है। तो अब थोड़ा थोड़ा आपको ये आइडिया लगने लगा होगा कि जो पेपर है वो किस प्रकार से सेट किए जाते हैं, पेपर का मोटिव क्या है, पेपर लेने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है और अधिक अंक आपको किन मायनों में मिलने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं इंटर रिलेशन की। इंटर रिलेशन अर्थात अंतर संबंध। अंतर संबंध किनके बीच में? अंतर संबंध विषयों के बीच में। जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी जहां पर आपको विषयों के बीच में एक जुड़ाव सा देखने को मिलेगा। मसलन जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आप कुछ नियम कायदे कानूनों की बात कर रहे होंगे और वही चीज आपको लॉ वाला जो सेक्शन है उसमें भी रिपीट होते हुए दिखेगी। इसी तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ते समय जो चीजें आप पढ़ेंगे वो आपको लॉ के अंदर जो आईपीआर रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनमें भी देखते समय जब आप डब्ल्यूटीओ और आईपीआर को पढ़ेंगे तो कुछ चीजें आपको कॉमन उसमें दिखाई देगी। साइकोलॉजी को पढ़ते समय और प्रबंधन को पढ़ते समय भी आपको जो है मिलती हुई चीज़ें देखने को मिलेगी और बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जिनको आपने पढ़ा तो पेपर 3 में होगा, लेकिन उसका प्रश्न पेपर 1 में पूछ लिया होगा। जैसे कि मास्लो का क्रमबद्धता का सिद्धांत पिछली बार पूछा गया था। इसके अलावा करंट अफेयर्स का भी एक एंगल इनपुट आपको पेपर में देखने को मिलता है और इसीलिए ये आवश्यक है कि जिन टॉपिक्स को आपके सिलेबस में सम्मिलित किया गया है उनसे जुड़ी जो भी अद्यतन जानकारी आपको परीक्षा उपयोगी लगे उन पर भी आप निरंतर जो है जानकारी प्राप्त करते रहें और उन्हें आपके माइंड की मेमोरी में सेव करते रहें। तो ये एक ब्रीफ में मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको इस परीक्षा की तैयारी को लेकर के किन किन बातों का ध्यान रखना है।
अब आपके मन में इसके सिलेबस से जुड़े हुए, ठीक है, और अलग अलग विषयों में कहाँ कहाँ से कैसे तैयारी करें, क्या आपको आंसर राइटिंग करनी है या नहीं करनी है, आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए जहाँ से आपको बेहतर समझ भी विकसित हो सके और कम समय में आप अधिक तैयारी कर सके, ठीक है, पढ़ाई करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर आपके दिमाग में बहुत से प्रश्न चल रहे होंगे। इन सभी प्रश्नों के मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा। हम जो है इसके बाद की जो आगामी कक्षाएं हैं, सिलेबस को मैं एक बार में डिस्कस ना करके टॉपिक वाइज, जैसे कि अगर हम इतिहास विषय की जब बात करेंगे तो इतिहास विषय की बात करते समय हम न केवल इसके पाठ्यक्रम की बात करेंगे बल्कि कुछ इसके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जो हमने अभी तक नहीं देखे हैं या देख लिए तो दोबारा देखेंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ हम उस स्रोत की बात करेंगे जहां से प्रश्न पूछे गए हैं और इसके साथ ही इनके उत्तर देने के क्या तरीके हो सकते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर मैं आपको बहुत सी परीक्षा उपयोगी जानकारी, इनके जो सोर्सेज हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में लगातार अपडेट देता रहूँगा। इसके अलावा कुछ विषय जैसे कि आपका नीति शास्त्र हो गया, प्रशासन और प्रबंधन हो गया, ठीक है, इन विषयों पर कुछ नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, कुछ क्लासेस जो मेरे एप्लीकेशन जिसको हम RS जंक्शन ऐप बोलते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। जो छात्र पूर्व में मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं, ठीक है, और जो इस बार अपनी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए हमारी पेपर 1 की एक टेस्ट सीरीज़ भी जो है शुरू हो चुकी है और वो अवेलेबल है RS जंक्शन एप्लीकेशन पर। तो आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको इसमें मौका मिलता है जहाँ पर आप अपने प्रश्नों को लिख करके उत्तर सबमिट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको कॉपीज़ चेक करके दी जाएगी। इसमें आपको पूरा का पूरा जो मटेरियल है और जो सोर्सेज है वो भी देने का प्रयास किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।